हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचटेट टीजीटी सोशल साइंस का पेपर है ये, जो कि 2017 में हुआ था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। अब आप ये मत सोचना ये तो 2017 का बहुत पुराना है। PYQ के जितने भी पुराने हैं नए हैं सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गुप्ता टेम्पल विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। इसमें हमें बताना है कि कौन सा टेम्पल मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित नहीं है। तो जो गुप्ता पीरियड था, सबसे पहले हम गुप्ता पीरियड्स के बारे में जान लेते हैं। गुप्ता के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। आपको याद रखना है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। और जो ये गुप्ता पीरियड था इसको गोल्डन एज या फिर गोल्डन इरा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन सा टेम्पल मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं था। तो ये जो 10 अवतार टेम्पल था ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित नहीं था। ये कहाँ पर था? ये यूपी के अंतर्गत स्थित था। और ये किस चीज़ का प्रतीक था? देखो नाम से ही 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, नाम से ही पता चलता है जो विष्णु के 10 अवतार थे वो उनका प्रतीक था। ठीक है, तो 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ कहाँ पर स्थित है? यूपी के अंतर्गत। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। और इस एज को क्या कहा जाता था? गोल्डन एज या फिर गोल्डन इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल फ्रॉम 20 पर यूनिट टू 15 पर यूनिट, यानी कि एक वस्तु की कीमत 20 रुपये से 15 रुपये तक गिर जाती है। इट्स डिमांड राइजेस 25%। इससे क्या है? 25% डिमांड जो है बढ़ जाती है। हमें निकालना है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है परसेंटेज मेथड से। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ये क्या होता है? जब भी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आए वो हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल यही दिया हुआ है, जब भी प्राइस में चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ 20 से 15, इससे क्या हुआ? 25% डिमांड जो है बढ़ गई। यही हमारा क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं वो हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बटे में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। प्राइस में क्या चेंज हुआ? 25% जो है इंक्रीज़ हो गया, यानी कि क्या हुआ? हमारा 25% जो है इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ऊपर क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंतर्गत कितना चेंज आया हमें परसेंटेज में निकालना। अब देखो पहले वो 20 यूनिट खरीदता था, अब ये 15 यूनिट खरीदता, यानी कि कितना चेंज आया हमें परसेंटेज में निकालना है। तो कितना चेंज आया? 5 का। कितने पे चेंज आया है? 20 पे। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं? 100। कितना हो गया? 0 से 0, 2 पंजे 10, यानी कि पाँचों 25% का चेंज आया। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 25%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम ये तो 1.0 है। देखो जब भी डेसिमल या फिर दशमलव के पास 0 लगाते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो हमारा सेकंड आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द हड़प्पा यूज टू प्रोक्योर टिन फ्रॉम। यहाँ से पूछा है कि जो हड़प्पा थे वो टिन कहाँ से लाते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे। तो जो हड़प्पा वासी थे वो टिन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से लाते थे। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है हड़प्पा वासी टिन लाते थे। गुजरात से क्या लाते थे वो? गुजरात से मतलब कि प्रीसियस स्टोन, जो कि बहुमूल्य पत्थर होते थे, वो गुजरात से लाते थे। कर्नाटक से वो क्या लाते थे? गोल्ड लेके आते थे। और राजस्थान से वो क्या लेकर आते थे? तांबा लेकर आते थे। राजस्थान से क्या लेकर आते थे? तांबा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉपर। आपको याद रखना है कि टिन वो है अफ़गानिस्तान और ईरान से लाते थे,
गुजरात से वो क्या लाते थे, प्रीसियस स्टोन, कर्नाटका से गोल्ड, राजस्थान से कॉपर। और जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, नाम भी याद रखना आपको, दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंतर्गत। और ये कौन सी रिवर के पास स्थित है हड़प्पा शहर, हड़प्पा जो है रावी रिवर के पास स्थित है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर देना कमेंट में, ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख देना, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको गंदा लगे। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ए फेडरल कैरेक्टरिस्टिक। हमें बताना है कि कौन सी फेडरल विशेषता नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फेडरल क्या होता है। फेडरल जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर को सेंटर और स्टेट या फिर डिफरेंट लेवल पर बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि फेडरल क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे इंडिया के अंतर्गत जो है पावर को 3 लेवल पर बांटा गया है, सेंटर पर, स्टेट पर और लोकल लेवल पर। पहले तो 2 ही पर बांटा गया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 3 लेवल पर बांटा गया है। तो अब हमें बताना है कि इसकी कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मैंने अभी बताया आपको, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फेडरल के अंतर्गत। सेकंड है हमारा जुडिशियल रिव्यू। देखो ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सरकार कोई भी कानून या फिर कोई भी कार्य करती है उस पर समीक्षा यानी कि उसका रिव्यू किया जाता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हक में है या नहीं है। यानी कि कोई भी कानून बन रहा है तो देखते हैं कि उससे हमारा कोई भी मौलिक अधिकार या फिर जो भी हमारे राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, जब पावर को, इसके अंतर्गत हमारा जो है मतलब एक हमारा होता है लोअर हाउस, आपको पता ही है लोकसभा, एक हमारा होता है राज्यसभा, यानी कि जिसके अंतर्गत 2 हाउसेज होते हैं, वो हमारा क्या होता है, बाइकैमरलिज्म। नेक्स्ट हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमें कानून कोई भी बनाना होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, हमारे संविधान के अंतर्गत कोई भी अमेंडमेंट करना होता है, तो वो जो है पहले लोकसभा फिर राज्यसभा प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत होती है। तो ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें हमें बताना था कि नहीं वाला, तो वो हमारा हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू, जो कि जुडिशियस से संबंधित है, फेडरल से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा, समुंदर गुप्त अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ सर्व करदान पे ट्रिब्यूट, आज्ञाकारण फॉलो ऑर्डर, प्रणाम मगन बो टू हिम विथ रूलर। इसमें पूछा है कि ये जो नीति थी, ये जो पॉलिसी थी समुंदर गुप्त की, वो उसने किस शासक के साथ अपनाई थी। देखो सर्व करदान का मतलब क्या होता है, पे ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि। नेक्स्ट हमारा आज्ञाकरण यानी कि फॉलो ऑर्डर, आदेश मानना। थर्ड है हमारा प्रणाम मगमन यानी कि बाउ टू हिम, यानी कि उसे प्रणाम, ठीक है। तो ये किस रूलर के साथ अपनाई थी ये नीतियाँ, ये थे हमारे कामरूप, जो कि असम के अंतर्गत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल बायस इज़ पॉसिबल अंडर, यानी कि जो व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना होती है वो किसके अंडर होती है। तो सबसे पहले हम पर्सनल बायस समझेंगे। आप सबको पता ही होगा बायसनेस। बायसनेस क्या होता है, पक्षपात करना, यानी कि पर्सनल बायस होता है किसी की तरफ हमारा झुकाव या फिर किसी की तरफदारी करना। तो वो किसके अंतर्गत होगी। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जितने भी सैंपल होते हैं उन्हें इक्वली चांस मिलता है चूज़ करने का, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रैंडम सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, जब भी हम किसी को चूज़ करते हैं उसके अंतर्गत हम खुद का मोटिव देखते हैं, खुद का निर्णय लेते हैं, यानी कि ये हमारा बायसनेस के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है जब पॉपुलेशन को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, जब साइज़ के आधार पर चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। इसके अंतर्गत हमें नियोलिथिक साइट दी है और उनके फीचर्स दिए है, यानी कि उनकी विशेषताएं दी गई है। तो सबसे पहला है बुरछोम। बुरछोम आप सबको पता ही होगा, 6-7 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंतर्गत है। बुरछोम जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये गर्तावास यानी कि पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है। यहाँ पे जो लोग थे वो गड्ढों के नीचे जो है घर बनाकर या फिर आवास बनाकर रहते थे। ये जो घर होते थे मोस्टली सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते थे, यानी कि गोलाकार या फिर आयताकार फॉर्म में होते थे। तो हमारा ए का क्या हो गया? 4th। तो हमारे 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। ए का क्या हो गया? 4th। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया ए। नेक्स्ट हमारा है महागरा। महागरा किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है चावल की खेती के लिए फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये हमारा हो जाएगा बी। थर्ड है हमारा उतनूर। उतनूर के अंतर्गत, उतनूर कहाँ पर है? ये तेलंगाना के अंतर्गत है, जो जहाँ पर राख के टीले का पूरा स्थल पाया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा उतनूर। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो आप सबको पता ही होगा, ये पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है, बलूचिस्तान में। और ये न्यूलिथिक साइट है हमारी, यानी कि सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल है। तो डी का हो जाएगा 1st। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का 4th, बी का 3rd। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से क्या समानता की संकल्पना में शामिल नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो इक्वलिटी के अंतर्गत नहीं है। सबसे पहला है प्रोटेक्ट इक्वलिटी। चलो पहले इक्वलिटी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इक्वलिटी क्या होती है? समानता, यानी कि सभी नागरिक को, सभी को यानी कि सभी को समान अधिकार, समानता की बातें की जाती है। फर्स्ट हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल ठीक है। इक्वलिटी के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाता है। किस किस बेसिस पर रोका जाता है? कास्ट पर, रिलीजियंस पर या फिर बर्थ प्लेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये इक्वलिटी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा होमोजेनिटी। देखो होमो क्या होता है? सेम होता है। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, यानी कि एक ही कैटेगरी के इंसान होते हैं इसके अंतर्गत। तो ये एक कैटेगरी तो इक्वलिटी के अंतर्गत नहीं आता। इक्वलिटी के अंतर्गत हम डिफरेंट जो है कैटेगरी को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, हमें बताना है कि जब भी डिफ्लेशन होता है उसकी सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है। डिफ्लेशन क्या होता है? जब प्राइस कम हो जाते हैं, यानी कि जब चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो वो हमारा डिफ्लेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी, अगर वो 7 रुपये की हो जाती है, ये हमारा क्या होता है? डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस में जो है फॉल आ गया, फॉल इन प्राइस। ठीक है। इसके जब डिफ्लेशन होगा तब क्या होगा? देखो आप अपने आप देखो, डिमांड क्या होगी? अगर देख, एक मिनट, कोई भी चीज़ सस्ती कब होती है? जब उसकी डिमांड कम होती है। डिमांड कम हो जब भी हम मतलब कोई भी चीज़ सस्ती होती है तभी उसकी तरफ जो है लोग आकर्षित होते हैं। तो जब भी मंदी आती है उस वक्त क्या होता है? हमारा डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तब हमारे जो है प्राइस जो है डाउन होने लगते हैं। तो इसके अंतर्गत जब भी डिफ्लेशन आता है तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। जब भी सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है तो वो मार्केट में पैसा फ्लो कर देता है। तो ये सर्कुलर फ्लो होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंतर्गत, जो सिक्योरिटीज़ है वो सेंट्रल बैंक क्या करता है? खरीद लेता है, ताकि डिफ्लेशन, ये जो मंदी आई हुई है, ये कम हो जाए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेस वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैज़ बिन फाउंड, हमें बताना है कि वह स्थान जहाँ पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं अशोक के अभिलेख? अशोक के अभिलेख जो है सांची से मिले हैं। सांची से अशोक के अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप। किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे। और अशोक किसके फॉलोवर थे? अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। और अशोक के
14 मेजर रोग एडिक्ट्स, आप सबको पता होगा 14 मेजर रोग एडिक्ट्स है। अगर पूछे जाए कितने हैं तो वो कितने होंगे, 14 मेजर रोग एडिक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट अंडर, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म कांस्टेंट है, स्थिर है, तो वो स्थिर कब होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है, देखो मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा कि जब भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचकर आपने कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, वो हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई चीज़ है वो 5 की है और उसका टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। रेवेन्यू तो आप सबको पता ही होगा, रेवेन्यू मान लो इनकम होती है, यानी कि आपकी जो आप मतलब मान लो ये आपकी क्वांटिटी, आपने कोई 5 वस्तुएं 10 की बेच दी तो वो आपकी इनकम हो गई। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मान लो फिर आपने 6 कितने की बेची, 11 की बेच दी, 6 का कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 11। यानी कि आपने कितना एक्स्ट्रा जो है यूनिट बेचकर कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, ये हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट या फिर क्वांटिटी को बेचकर आपने कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, वो हमारा होता है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। तो ये कांस्टेंट कब रहता है, ये कांस्टेंट तब रहता है, स्थिर तब रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है वो मार्केट होती है जहाँ पे प्राइस जो है कांस्टेंट होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते, जो ये होती है ना फिक्स्ड प्राइस मार्केट। यानी कि वहाँ पर आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो सेम प्रोडक्ट होगा और उसका सेम प्राइस रहेगा, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये जो है इमेजनरी मार्केट होती है, ठीक है, आपको याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन जो है इमेजनरी मार्केट होती है, जो कि वास्तविक में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि बार्गेनिंग तो सब करते ही रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन भी समझ लेते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली के अंतर्गत क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है, यानी कि एक ही सामान बेचता है और वो ही मार्केट को कंट्रोल करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये जो हमारी एक्चुअल मार्केट होती है ना जिसमें हम जाते हैं, वो हमारी होती है एक्चुअल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। नेक्स्ट हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली होते हैं जिसके अंतर्गत कुछ ही सेलर होते हैं, यानी फ्यू सेलर होते हैं। तो जहाँ पर कांस्टेंट होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, तो वो किसके अंतर्गत होगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडो ग्रीक हिस्ट्री इज, हिंदू यवनों के इतिहास का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कॉइन्स को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा गलत है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, ये हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड है, जो कि हमारी ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। आप इसे अलग से कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो ये फॉर्मूले दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एनडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट जो है जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो है डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाता है, ना कि माइनस, इसलिए हमारा ये जो 4th क्वेश्चन ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव। इसमें हमें बताना है कि सिस्मिक वेव जो मतलब सिमिलर होते हैं साउंड वेव, वो कौन सी वेव्स होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव को हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं और इसको क्या है 2 भागों में बांट दिया जाता है। वो 2 भाग कौन से होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, एक हमारा होता है बॉडी वेव, एक हमारा होता है सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी वेव क्या होती है, बॉडी वेव जो है जहाँ मतलब फोकस से जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और वो फिर सारी डायरेक्शन में फैल जाती है। सरफेस वेव क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। फिर बॉडी वेव को अगेन हम पार्टीशन इसका कर देते हैं, इसमें होती है हमारी पी वेव और एस वेव।
पी वेव जो है प्राइमरी वेव होती है, ये सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है और ये सिमिलर होती है साउंड वेव के। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब भी पूछे कि कौन सी अर्थक्वेक वेव सिमिलर होती है साउंड वेव के, तो वो हमारी हो जाएगी पी वेव्स। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो ये पी वेव्स होती है ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करती है, लेकिन ये जो एस वेव होती है ये सिर्फ सॉलिड के अंतर्गत ट्रैवल करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द फॉलोइंग 3 टर्म्स वर इंसर्टेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा है जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था 1976 के अंतर्गत कौन से 3 वर्ड जो है प्रिएम्बल के अंतर्गत ऐड किए गए थे। तो वो कौन से वर्ड थे हमारे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारे 42वें संशोधन से ऐड किए गए थे। तो फिर क्या हो गया था हमारा पूरा, इसके ना पूरी सीरीज पूछ लेते, यानी कि लाइन में पूछ लेते। वो हमारा क्या है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये आपको बिल्कुल सीरीज में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषीकृत सूचना पर केंद्रित मानचित्र कहलाते हैं, यानी कि द मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। वे मैप जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं थीमेटिक मैप। इसके अंतर्गत जो है मतलब स्पेशल पर्पस के लिए ये बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ पर ही फोकस किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, किसी के अंतर्गत पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर एनुअल इनकम दिखानी है। फिजिकल मैप कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत जियोग्राफिक फीचर्स बताए जाते हैं। और पॉलिटिकल के अंतर्गत क्या किया जाता है, मतलब कि बॉर्डर, जो गवर्नमेंट बॉर्डर्स है कंट्रीज़ के, जैसे स्टेट हो गई, हमारी कंट्रीज़ हो गई, उनकी लोकेशन और सिटीज़ बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टर्मिनोलॉजी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फेमिनिज्म। हमें बताना है कि कौन सी फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है। नारीवाद किससे रिलेटेड नहीं है। फेमिनिज्म क्या होता है, यानी कि नारीवाद, फेमिनिज्म होता है जहाँ पर सभी जेंडर्स को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है। और ये जो नारीवाद होता है इसके अंतर्गत जो वुमेन्स होती हैं उनकी आइडेंटिटी को लेकर, उनकी नॉलेज को लेकर, उनकी स्ट्रेंथ को लेकर, उनके राइट्स को लेकर सशक्त यानी कि एम्पावर किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यानी कि लिंग व जेंडर के बीच जो भेद होता है ये नारीवाद के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेट है वो लैंड लॉक नहीं है। तो हम लैंड लॉक क्या होता है, लैंड लॉक क्या होता है, जिसकी कोई भी सीमा समुंदर से नहीं मिली हो, यानी कि कोई भी कोस्ट लाइन ना हो। तो हमें बताना है कि कौन सी नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन लिक्विडिटी ट्रैप इज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वर्ड क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। लिक्विडिटी ट्रैप होता है जब मनी का फ्लो रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है, यानी कि जब लोग सेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, जैसे मैंने कुछ ख़रीदा और उसको पैसे दिए, फिर उसने कुछ ख़रीदा, फिर उसने किसी और को पैसे दिए, तो ऐसे जो है मनी का फ्लो, ऐसे मनी फ्लो करता है। और जब आप ख़रीदना ही या फिर खर्च करना या फिर ट्रांजैक्शन करना बंद कर दोगे तो ये हमारा होता है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये
इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने पर इनकम में क्या चेंज हो रहा है, वो हमारा होता है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंतर्गत जो है जो मतलब कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, आप याद रखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1975 से लेकर 2000 तक। इसमें हमें बताना कि उस देश को चुनिए, पहचानिए जिनके बीच 1975 से लेकर 2000 के बीच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी थी। तो ये कौन कौन से बनी थी? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा, रशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और स्लोवेका। रशिया के अंतर्गत जो है 1993 में डेमोक्रेसी आई थी, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत जो है 1994 में आई थी, वियतनाम के अंतर्गत 1976 में आई थी और स्लोवेका के अंतर्गत जो है 1990 के अंतर्गत आई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है। इसमें हमें स्टेट दिया है और उनके फॉर्मेशन ईयर दिए हैं, तो हमें बताना है कि कब कौन सा स्टेट बना था। तो सबसे पहले दिया गया है गुजरात। गुजरात जो है 1960 के अंतर्गत बना था, यानी 1 मई 1960 के अंतर्गत जो हमारा गुजरात राज्य बना था। फिर है हमारा झारखंड। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 के अंतर्गत बना था। फिर है हमारा हरियाणा। हरियाणा का तो मोस्टली को पता ही होगा, 1 नवंबर 1966 के अंतर्गत बना था। फिर है हमारा सिक्किम, ये बना था 1975 के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन क्या होगा? ए का क्या दिया? ए का थर्ड, सॉरी, ए का है हमारा सेकंड, बी का है हमारा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोस्ट कर्व विच इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज़। तो हमें कोस्ट कर्व बतानी है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है वो हमारी होती है AFC कर्व। AFC कर्व कौन सी होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है तो जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह का ये कर्व बनता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का ये कर्व बनता है, यानी कि जब भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तब जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा डिक्रीज़ होता है, और जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंक्रीज़ होगा। ये उल्टा होता है। ये AFC जो कर्व होता है ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रीम ब्लो फ्रॉम, यानी कि जेट स्ट्रीम बहती है। तो जेट स्ट्रीम कैसे बहती है? ये जेट स्ट्रीम जो है वेस्ट टू ईस्ट बहती है, और ये जो एल्टीट्यूड है अर्थ से 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड के बीच में बहती है। और ये कब बहती है? जब जो है गर्म हवा ठंडी हवा आपस में मिलती है तब हमारे जेट स्ट्रीम बनते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है और ये 8 से 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा मेगापोलिस टर्म वॉज गिवन बाय। जो मेगापोलिस शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जो मेगापोलिस शब्द था वो दिया गया था जीन कोटमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा ठीक हो जाएगा। मेगापोलिस जो है ये एक ग्रीक टर्म है, यानी कि ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रेट सिटी, यानी कि महान, मतलब कि जो बड़े विशाल महानगर होते हैं। नेक्स्ट है द एंट्री पोर्ट फॉर एशिया इज़। एशिया का एंट्री पोर्ट बंदर कहाँ है? तो एशिया का जो एंट्री पोर्ट है वो है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। जो एंट्री पोर्ट होते हैं ये ऐसे पोर्ट या फिर ऐसे वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर गुड्स को, यानी कि माल को दोबारा स्टोर किया जाता है
इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के विचार के अंतर्गत नहीं आता। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंतर्गत जो है कानून का शासन होता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक इलेक्शन। बिल्कुल, एक पीरियड पर इलेक्शन होते रहते हैं, जैसे इंडिया में 10 साल में इंडिया के अंतर्गत 5 साल में इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है मेजोरिटेरियनिज्म। ये होता है बहुसंख्यवाद, यानी कि जहाँ पर किसी भी जाति को लेकर या फिर किसी धर्म में जो भी मेजोरिटी में पीपल है उनका शासन। तो ये बिल्कुल गलत टर्म है, ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट साइबर लॉ बिलोंग्स टू। यानी कि जो भी पावर्स थी, मैंने शायद ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया पहले, कि जो भी यूनियन और स्टेट लिस्ट के अंतर्गत साइबर लॉ है और वो किससे संबंधित है, जो साइबर लॉ होते हैं तो ये हमारे होते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर लॉ हो गई, तो ये हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा। यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कौन है, जो कि नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट है, स्टेट में जो राज्य स्तर के लिए है। और कंक्रीट के अंतर्गत क्या है, स्टेट हो या फिर सेंटर लेवल दोनों कानून बना सकती है। और जो भी ये हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट होते हैं आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं। कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ विच स्टेज इज पोलराइज्ड अलोंग वोक्कालिंगा लिंगायत कास्ट। यानी कि वोक्कालिंगा लिंगायत जातियों पर किस राज्य की राजनीति ध्रुवीकृत है। तो ये जो वोक्कालिंगा है ये कर्नाटक के अंतर्गत एक जाति समूह है जो कि कृषि करते हैं और ये एक पॉलिटिक्स पार्टी भी है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमें बताना है कि महलवारी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले है द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज डन विद द एंटायर विलेज और महल। बिल्कुल ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इस सिस्टम के अंतर्गत जो है पूरे विलेज को, यानी कि जो विलेज होते थे उनको बांट दिया जाता था, उनको महल या फिर मतलब कि महल के अंतर्गत डिवाइड कर देते थे। कि मान लो जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये एक भूमि का टुकड़ा है, इसको डिवाइड कर दिया जाता था इन महल्स के अंतर्गत। ये जो महल्स होते थे इनके अंतर्गत क्या होता था, या तो एक विलेज होते थे या फिर एक से ज़्यादा होते थे। और जो इनका हेड होता था वो उसे क्या बोलते थे, विलेज हेडमैन। नेक्स्ट है इट वॉज इम्प्लीटेड इन ताउप एरिया गंगा यमुना एंड सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। बिल्कुल ठीक है, ये जो है गंगा यमुना मैदान क्षेत्र के अंतर्गत और जो हमारी नॉर्थ वेस्ट स्टेट थी उनके अंतर्गत लागू हुआ था। फिर हमारा द डिमांड ऑफ रेवेन्यू वॉज टू डिटरमाइन पीरियोडिकली। राजस्व की मांग निर्धारण समय समय पर किया जाना था। बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट हमारा महलवारी सिस्टम वॉज डिवाइस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड। ये हमारा गलत है। जो महलवारी सिस्टम था वो किसके द्वारा दिया गया था, होल्ट मैकेंजी द्वारा। होल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। और आपको ये ईयर भी याद रखना है, महलवारी सिस्टम कब आया था, 1822 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स फाउंडिंग लीडर। इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टी और उनके फाउंडर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला है जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरी है हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं NG रंगा, ये गलत है हमारा। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उसके जो फाउंडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द थीम ऑफ अमीर खुसरो वर्क किरान उस सादीन इस। यानी कि जो अमीर खुसरो की रचना थी किरान उस सादीन के अंतर्गत वो किसके ऊपर थी। तो जो अमीर खुसरो का वर्क था किरान उस सादीन, उसके अंतर्गत जो है
मतलब कि बुगरा खान और जो उनके बेटे थे कैकुबाद की मुलाकात का वर्णन था, यानी कि जो उन बाप बेटे थे उनकी मतलब बहुत सालों से दुश्मनी चल रही थी, उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो ये वर्णन जो है किरान उस सादिन के अंतर्गत किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि कैकुवाद और बगूरा खान के मध्य सुलह की भेंट। नेक्स्ट है द टर्निंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री विच इज़ एसोसिएटेड विद द फर्टाइल क्रिसेंट पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, यानी मानव इतिहास का जल विभाजक जो कि फर्टाइल क्रिसेंट के संबंध से है। तो ये जो फर्टाइल क्रिसेंट है ये पश्चिम एशिया के एक हिस्से यानी कि वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि खेती की शुरुआत की गई थी। तो ये हमारा हो जाएगा बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। व्हाट डज जाट डिनोट इन मनसबदारी सिस्टम, जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें जात क्या सूचित करता था। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये अकबर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत जो है घुड़सवार यानी कि सवारों की संख्या के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता था, उनको रैंक दी जाती थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रैंक और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है to meet the need of the present generation without compromising the need of future generation is called क्या। मतलब कि जो हमारी आज की आवश्यकता, जो आज की नीड है, हमें इस तरह से पूरी करनी है ताकि इन फ्यूचर भी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। तो ये हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी सबसे पहले ये टर्म कहाँ यूज़ की गई थी? ब्रूटलैंड के अंतर्गत, जो जहाँ 1970 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी वो सबसे पहले ये कहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी? ब्रूटलैंड के अंतर्गत हुई थी, जो कि नॉर्वे के अंतर्गत है 1987 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ राइट एंड रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि कौन सा राइट्स फंडामेंटल राइट्स के इनकरेक्ट पेयर है। सबसे पहला है राइट टू एजुकेशन, जो है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतकरण की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, बिल्कुल ठीक है। हमारा इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी कि त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द फूड आइटम विच वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। जो मिडिवल पीरियड था यानी कि जो मध्यकाल था, हमें बताना है कि कौन सा फूड उसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो वो हमारा हो जाएगा, आप सबको पता होगा, पंपकिन की कोई भी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट बताने, हमें मेल का लिटरेसी रेट बताना है, यानी कि साक्षरता बतानी है। वो हमारी कितनी है मेल की है 80.9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो कितना था? 65.46%। नेक्स्ट है विच कंसेप्ट इज ब्रॉडेस्ट इन फॉरेन ट्रेड अकाउंट्स। विदेशी व्यापार लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे व्यापक है? तो ये कौन सा कंसेप्ट है जो सबसे बड़ा है? वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में मॉनेटरी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ इक्वल टू, हमें बताना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसके इक्वल होती है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है कि एक निश्चित समय में गुड और सर्विसेज का जो जनरल प्राइस होता है उसमें वृद्धि, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A2 - A1 बटे में A1 इंटू में 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द बोअर वार इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो बोअर युद्ध था वो किससे संबंधित था। तो ये जो बोअर युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था, ये अफ्रीका और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य जीत गया था। तो ये किससे संबंधित हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वो स्टार्टेड ऑन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था इंडिया के अंतर्गत वो कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था हमारा 24 जुलाई 1991। बिल्कुल डेट याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन द टर्म जियोग्राफी, तो जियोग्राफी टर्म किसके द्वारा दी गई, ये तो बिल्कुल फर्स्ट ही चैप्टर है हमारी 11th का, एरिस्थोनिस द्वारा। नेक्स्ट है द सेंट विच इज़ रिलेटेड टू वीरशैव सेक्ट, यानी कि जो वीरशैव सेक्ट से संबंधित है तो वो कौन से संत थे, तो वो संत थे अलाम प्रभु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो है शिव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट है इन इंडियन पार्लियामेंट टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेट मेंबर इज, जो भारत की संसद होती है उसके अंतर्गत नॉमिनेट मेंबर कितने होते हैं, आप सबको पता होगा। जो 12 मेंबर हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके आधार पर वो नॉमिनेट किए जाते हैं आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा गया है स्टेट में। साइंस के आधार पर, आर्ट के आधार पर, सोशल सर्विस के आधार पर और लिटरेचर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 18th सेंचुरी स्टेट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इनहेरिटरी स्टेट, हमें बताना है कि 18th सेंचुरी का ऐसा कौन सा स्टेट है जो इनहेरिटरी नहीं था, यानी कि जिसके अंतर्गत उत्तराधिकारी नहीं थे, तो वो हमारा हो जाएगा, आप सबको पता होगा, केरला। नेक्स्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 शेड्यूल्ड कास्ट टू टोटल पॉपुलेशन इज फाउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो एससी जाति के लोग सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पंजाब के अंतर्गत, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज कंसर्न्ड विद, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी वो चुनावी सुधारों के लिए थी, जो चुनाव में खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द कंडीशन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, वो अवस्था बतानी है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी होती है, तो वो कौन सी होती है, वो आपको याद रखना है, वो हमारी होती है पेरिहेलिन। कौन सी होती है, पेरिहेलिन। ये क्लोजेस्ट है पी से पास और पी से पेरिहेलिन, और ये दिन कब होता है, ये हर साल होता है और ये दिन आता है 3 जनवरी को। एपिहेलिन क्या होता है, जब मैक्सिमम दूरी होती है, और ये होता है हमारा 4 जुलाई के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू, हमें बताना है कि प्राइमरी डेफिशिट किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डेफिशिट क्या होता है। डेफिशिट क्या होता है, घाटा, यानी कि जब आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा है, यानी कि जब स्पेंडिंग ज़्यादा होती है रेवेन्यू से। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि प्राइमरी डेफिशिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट डेफिशिट को माइनस कर देते हैं, वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिशिट, यानी कि फिस्कल डेफिशिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं। और फिस्कल डेफिशिट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिट होता है सरकार की जो भी कमाई है अगर वो उससे ज़्यादा खर्च कर देती है, वो उसका फिस्कल डेफिशिट होता है, यानी कि डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि उधार कितना लेना है सरकार को। जैसे मैं आपको फिस्कल डेफिशिट बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो एक कंट्री की इनकम है 100 रुपये, कंट्री की इनकम कितनी है 100 रुपये, और उसने खर्चा कर दिया 110 का, तो ये जो 10 रुपये हो गए ना, तो ये सरकार को मतलब उधार लेने पड़ेंगे, तो ये हमारी होती है फिस्कल डेफिशिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 द फाइनल डाटा द सेक्स रेशो इन रूरल इंडिया, यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर है उस पर लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशो कितनी है, तो वो ग्रामीण में कितनी है 9:49, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।
कोई भी रिव्यू हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।